बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट्स एंड वेन डायग्राम में वेन डायग्राम की शेडिंग सीखी थी। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। मैंने आपको इंटरसेक्शन के दो पॉइंट्स बताए थे और यूनियन के तीन डिफरेंट केसेस बताए थे। ठीक है। इंटरसेक्शन में होता क्या था, इन एंड आउट कंडीशन होती थी और फिर जो कॉमन आता था वो हम लोग शेड करते थे। यूनियन में क्या था, पहले एक को शेड करा फिर दूसरे वाले को उसमें ऐड कर दिया। दोनों में कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेके मिडिल साइन को फ्लिप करा और आपका आंसर आ गया था। फिर मेन चीज़ हमने सीखी थी शेडिंग वेन डायग्राम्स विद थ्री सेट्स। थ्री सेट्स में हम करते क्या है, उनको दो सेट्स में ब्रेक करके शेड करते हैं और फिर यहाँ से फाइनल आंसर ऊपर लेके आते हैं ताकि आंसर हमारा हमेशा सही है। और फिर ये एक सवाल मैंने आप लोगों को ऐसा होमवर्क ज़्यादा करने के लिए ये अभी कर लेते हैं। ए नॉट को यहाँ करेंगे, बी यूनियन सी नॉट को यहाँ करेंगे, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। अब ए नॉट का क्या मतलब है कि ये जो ए का सर्कल है इसके अलावा सब कुछ, इस ए के सर्कल के अलावा सब कुछ शेड हो जाएगा। ये हमने शेड कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमें क्या शेड करना है, यहाँ पे हमें शेड करना है बी यूनियन सी नॉट। अब बी यूनियन सी का क्या मतलब है, बी और सी दोनों, बी यूनियन सी ये होगा। और अगर आप लिखा हुआ है बी यूनियन सी नॉट, इसका मतलब क्या है, इस रीजन के अलावा बाकी सब। तो अब हम लोग ये बाहर वाला रीजन शेड कर देंगे। ये हो गया बी यूनियन सी नॉट, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इनके बीच में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। अब यहाँ और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, बाहर वाला तो पूरा हिस्सा कॉमन आ रहा है, अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हम लोग एंड में फाइनली शेड क्या करेंगे, पूरा बाहर वाला ऐसा शेड हो रहा होगा, पूरा बाहर वाला ऐसा शेड हो रहा होगा ना। तो अब यहाँ हम लोग अपनी फाइनल शेडिंग कर देंगे। बेटा क्या आप लोग का यही आंसर आ रहा था।
ये आपका आंसर आ गया। यस यस बेटा, सब जवाब दे दें। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, बहुत एक और इम्पोर्टेंट बात सीखनी है हमें। सवाल में एग्जामिनर जो है ना, वो तीन लैंग्वेजेस की बात मोस्टली कर रहा होता है, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन। अब जब इन लैंग्वेजेस की बात हो रही होगी या किसी भी चीज़ की बात हो रही होगी, तो हम उसको किस तरह शेड कर रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। पहले मैं एक वेन डायग्राम बना दूँ यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे पास स्पेनिश है और ये हमारे पास फ्रेंच है। ठीक है, ये हमारे पास एक वेन डायग्राम बनी हुई है। अब अगर सवाल लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट है वो फ्रेंच पढ़ता है, स्टूडेंट क्या पढ़ता है, फ्रेंच, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेडिंग कहाँ हो रही होगी, शेडिंग ये वाले हिस्से में हो रही होगी, फ्रेंच में। ये पूरा हिस्सा हमारे पास फ्रेंच का है। ठीक है, यहाँ शेडिंग हो जाएगी। अब मेन चीज क्या है कि अगर एग्जामिनर बोलता है फ्रेंच ओनली, फ्रेंच ओनली, जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं, तो हम कौन सा हिस्सा शेड करेंगे, तो हम ये वाला हिस्सा शेड कर रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को इसका जरा मतलब समझाऊं। अगर बोला हुआ है कि भाई बच्चे फ्रेंच पढ़ते हैं, तो भाई ये फ्रेंच तो ये पूरा है ना। अब ये जो जगह है इसमें बच्चे स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं और फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये तो नहीं बोला हुआ कि सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हो, सिर्फ फ्रेंच की बात हो रही हो। यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि स्पेनिश नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं लिखा हुआ ना। तो हम लोग ये फ्रेंच का पूरा हिस्सा शेड कर देंगे। यहाँ पे जो बच्चे आ रहे होंगे वो सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे जो बच्चे आ रहे होंगे वो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई कर दे कि फ्रेंच ओनली, मतलब बच्चा जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ता है जो कि सिर्फ फ्रेंच है, फ्रेंच ओनली, तो फिर ये वाला हिस्सा शेड होगा, क्योंकि जब बच्चा यहाँ पे आएगा बेटा, तो बच्चा फ्रेंच भी पढ़ रहा होगा और स्पेनिश भी पढ़ रहा होगा। तो ओनली का लफ्ज बहुत मैटर करता है बेटा सेट्स एंड वेन डायग्राम के उसमें। सिर्फ देखो एक वर्ड से क्या हुआ, शेडिंग डिफरेंट हो गई। क्या ये बात क्लियर है। और अब अगर एग्जामिनर बोले नीदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच, ना स्पेनिश पढ़ रहा है ना फ्रेंच पढ़ रहा है, तो ये पूरा बाहर वाला ऐसा शेड होगा।
ठीक है, फ्रेंच, फ्रेंच ओनली, नीदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच, इसके ये डिफरेंसेस हो गए। अब देखते हैं अगर तीन लैंग्वेज आ जाएं। अब हमारे पास क्या क्या है, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन। अच्छा बच्चों, अगर सवाल बोले फ्रेंच ओनली, फ्रेंच ओनली, कौन सा ऐसा शेड होगा? सिर्फ ये वाला ऐसा शेड हो रहा होगा, क्योंकि फ्रेंच ओनली की बात हो रही है। और अगर ये ओनली का लफ्ज़ मैं ऐसे हटा देता तो फिर ये पूरा शेड हो जाता, लेकिन क्योंकि अभी ओनली लिखा हुआ है तो सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा। ये हो गया हमारे पास फ्रेंच ओनली। अच्छा, अगर लिखा हुआ ऑल थ्री लैंग्वेजेस, ऑल थ्री लैंग्वेजेस, बेटा ऑल थ्री लैंग्वेजेस में कौन सा ऐसा शेड होगा? ऑल थ्री लैंग्वेजेस में कौन सा ऐसा शेड होगा? वेरी गुड। सेंटर में ये वाला हिस्सा, जहाँ पे स्पेनिश भी आ रहा है, फ्रेंच भी आ रहा है और जर्मन भी आ रहा है, ठीक है, सिर्फ ये वाला हिस्सा शेड होगा। अच्छा बेटा, मैं 1 मिनट बाद शेडिंग करूंगा, पहले आप लोग जरा सोचेंगे क्या होगा।
तो स्पेनिश एंड जर्मन में क्या शेड हो रहा होगा? स्पेनिश एंड जर्मन में ये पूरा शेड हो रहा होगा जो इन दोनों का कॉमन आ रहा है। ठीक है। अब जो आधा ऐसे है उसमें फ्रेंच भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना हमें। तो हम स्पेनिश स्पेनिश एंड जर्मन में जो पूरा कॉमन आ रहा है वो पूरा कॉमन लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया हुआ है स्पेनिश एंड जर्मन ओनली। तो सिर्फ हम लोग वो वाला ऐसा शेड करेंगे जहाँ पे सिर्फ स्पेनिश और जर्मन आ रहा हो। ठीक है। ये तो एग्जांपल्स देख लें। बेटा ये 8 मैं बता रहा हूँ, 9 में ज़रा आप लोग पहले एक दफ़ा मैं आप लोग को ट्राई करने के लिए दूंगा। 16 स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच एंड जर्मन ओनली। फ्रेंच एंड जर्मन ओनली का क्या मतलब है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 16। 16 बच्चे हैं जो फ्रेंच और जर्मन पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले आप लोग सोचो कहाँ पे क्या लिखना है। मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। इस कॉन्सेप्ट में आप एक अच्छी चीज सीखोगे बहुत। बच्चों हमें बोला हुआ है कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा होगा 20। ठीक है। फिर हमें बोला हुआ है 35 स्टूडेंट्स टेक फ्रेंच एंड स्पेनिश। फ्रेंच और स्पेनिश वाला हिस्सा हमारे पास ये रहा। बोले फ्रेंच और स्पेनिश जो ये पूरा है, यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अब बेटा क्या मैं यहाँ पे 35 लिख दूं? क्या ये सही है? बच्चों चैट बॉक्स में बताओ सब, क्या ये 35 सही है? 15, अच्छा बेटा। बिल्कुल सही। यहाँ पे 35 नहीं आएगा, क्योंकि जो 35 स्टूडेंट्स हैं इनमें से 20 तो यहाँ पे इंक्लूड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कितना आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा 15। तो आप देखो फ्रेंच और स्पेनिश में 35 आ रहे हैं, और 20 बच्चे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे कर देते हैं। बच्चे यहाँ पे 35 लिख कर देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे 35 लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, 35 यहाँ और 20 यहाँ, टोटल 55 बच्चे हो गए फ्रेंच और स्पेनिश में।
लेकिन असल में कितने, असल में 35 बच्चे हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है। बच्चों, क्या किसी को सेट्स एंड वेन डायग्राम में कोई मसला है? सेट्स एंड वेन डायग्राम सबको क्लियर है बेटा? यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है सेट्स एंड वेन डायग्राम का। ठीक है, हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सेट्स एंड वेन डायग्राम जो है हम लोग के पास पेपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। बेटा कोई मीटिंग लीव नहीं करना है, एक डिस्कशन करना है एक छोटा सा।